यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। इस चैप्टर में दो चीजें हमें समझनी है। पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी होता क्या है वो समझेंगे, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स को समझेंगे कि धरती पर बायोडाइवर्सिटी क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर उसके डिफरेंट पैटर्न्स जो होते हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। अर्थ पे और इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है वो समझेंगे। लास्ट पार्ट होता है कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो टॉपिक्स होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि जिस जगह पर वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका नेचुरल हैबिटाट है, अगर हम उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करें दैट इज इन सीटू। और अगर हम उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से बाहर निकाल करके ह्यूमन बेस्ड सेटअप में लेकर के आते हैं और वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। हम अपना चैप्टर का नाम लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड कंजर्वेशन। अब पहले तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। जब हम इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इकोलॉजी में आपको पता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी में हम उसको भी कंसीडर करते हैं। तो जब इकोलॉजी के टॉपिक में हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इको बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तो हम पढ़ेंगे ही, बट जो डिफरेंट टाइप के हैबिटाट या डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है एक एरिया में प्रेजेंट है, उनको भी बायोडाइवर्सिटी में कंजर्व काउंट किया जाता है। इसीलिए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं। हम इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी को 3 डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ते हैं। सबसे पहला लेवल है जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है डीएनए के लेवल पर, जीन्स के लेवल पर जो फर्क होता है, जो वेरिएशन होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में, उसकी वजह से जो डाइवर्सिटी निकल करके आती है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना वो एक स्पीसीज के अंदर भी मिलती है। मतलब कि मान लो एक ह्यूमन एक स्पीसीज है, सारे धरती पर जितने भी ह्यूमंस मिलते हैं वो सारे के सारे एक सिंगल स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। पर क्या हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ में एग्जैक्टली सिमिलर होता है? नहीं, उनके अंदर में उनका डीएनए, उनका जो जेनेटिक कंटेंट है वो वेरी करता है एक दूसरे से। इसी वजह से एक सिंगल स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में भी वेरिएशन होता है ड्यू टू वेरिएशन या डिफरेंस इन देयर डीएनए। तो हमारे पास में एक सिंगल स्पीसीज है, उसके मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू डिफरेंस इन डीएनए और जीन्स। जीन्स के लेवल पर जो डिफरेंस है या फिर डीएनए के लेवल पर जो डिफरेंस है। इसी वजह से एक स्पीसीज के अंदर में कई छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं। एक सिंगल स्पीसीज के अंदर में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जो आपस में जेनेटिक सिमिलैरिटी दिखाते हैं, जिनको हम वैरायटी बोल सकते हैं। एक ही स्पीसीज के अंदर में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम वैरायटी बोल सकते हैं, ब्रीड बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेन बोल सकते हैं। वैरायटी बोल सकते हैं, ब्रीड बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेन बोल सकते हैं। वैरायटी हम प्लांट स्पीसीज के लिए यूज करते हैं। अगर एक सिंगल प्लांट स्पीसीज के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएं तो उन ग्रुप्स को क्या बुलाते हैं? वैरायटीज। जैसे आपने पढ़ा होगा राइस वैरायटीज, राइस की कई अलग अलग तरह की वैरायटीज मिलती हैं, वो सारी सेम स्पीसीज राइस को बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में डिफरेंस होता है, उनके टेक्सचर में अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है। मैंगो वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ही टोटल मैंगो वैरायटीज कितनी है? इंडिया में ही लगभग 1000 टाइप्स की मैंगो वैरायटीज होती हैं। सारी की सारी एक सिंगल स्पीसीज को बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस रहता है, उनके कलर में डिफरेंस रहता है, साइज में डिफरेंस रहता है, उनके स्वीटनेस में, कितना मीठा है कितना खट्टा है उसमें फर्क रहता है। राइस की अगर बात करें तो अकेले इंडिया में 50,000 से ज़्यादा राइस वैरायटी मिलती हैं। तो ये स्पीसीज लेवल पे स्पीसीज से भी छोटी वैरायटी यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बोलते हैं प्लांट्स के अंदर में वैरायटी। एनिमल्स के अंदर में जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ब्रीड। जैसे आपने पढ़ा होगा डॉग्स की अलग अलग ब्रीड होती हैं, कैट की अलग अलग ब्रीड होती हैं, काउज की अलग अलग ब्रीड होती हैं। तो ये ब्रीड मतलब क्या है? एक ही स्पीसीज के ऐसे मेंबर जिनके
बीच में जेनेटिक सिमिलैरिटी है। स्ट्रेन भी हम यूज कर सकते हैं फॉर माइक्रोब्स। जो स्ट्रेन वर्ड हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, फंजाई के लिए यूज करते हैं। तो ये सब हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हुए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए एक प्लांट एज अ एग्जांपल दिया हुआ है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया। राउवोल्फिया वोमेटोरिया, ये जो राउवोल्फिया वोमेटोरिया है ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज किया जाता है। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होती है ना, वहां पे ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर में एक केमिकल कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है रेसरपाइन। आज के टाइम पे हमें मालूम है कि इसके अंदर में एक केमिकल कंपाउंड रेसरपाइन मिलता है और इसी केमिकल कंपाउंड की वजह से इसकी हेल्थ बेनिफिट या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं। अब अगर हम इस राउवोल्फिया वोमेटोरिया की बात करें तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज में ग्रो करती हैं। जो हिमालयन रेंज है उस माउंटेन रेंज में ये राउवोल्फिया वोमेटोरिया ग्रो कर रहा होता है। हिमालयन रेंज में इस पर्टिकुलर स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज मिलती हैं। जो अलग अलग वैरायटीज हैं उनके अंदर में रेसरपाइन केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। जो रेसरपाइन केमिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो इसका वर्किंग एक्शन है, पोटेंसी जो है, ये कितना बेटर फंक्शनिंग केमिकल है वो भी वेरी करता है। तो राउवोल्फिया वोमेटोरिया जो हिमालयन रेंज में ग्रो करती हैं उसकी कई सारी वैरायटीज हिमालयन माउंटेन रेंज में मिलती हैं, जिनके अंदर कंसंट्रेशन भी अलग होता है और उनका वर्किंग पोटेंसी भी अलग होता है इस केमिकल का। एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंडिया की राइस वैरायटी। इंडिया में टोटल 50,000 से ज़्यादा लगभग राइस वैरायटीज़ हैं और 1000 मैंगो वैरायटीज़ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बाद में सेकंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी आती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, जितनी ज़्यादा स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगी उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी उस एरिया में मानी जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया का कोस्टल एरिया यूज किया गया है। भाई इंडिया के पास में दो कोस्ट लाइन है, एक होता है ईस्टर्न कोस्ट लाइन और एक है, सॉरी मैप में जब हम बनाते हैं तो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन। तो हमारे पास में दो कोस्ट लाइन है, एक वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट लाइन और एक ईस्टर्न कोस्ट लाइन। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन में एम्फीबियन डाइवर्सिटी में फर्क दिखाई पड़ता है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन में, वेस्टर्न घाट्स में मोर एम्फीबियंस दिखाई पड़ते हैं। एम्फीबियंस की ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। वहीं पे अगर हम ईस्टर्न घाट पे कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पर लेस एम्फीबियंस दिखाई पड़ते हैं। तो सिंपल सा मतलब है यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप चुना है एम्फीबियंस, उनकी डाइवर्सिटी को लेकर के दोनों घाट्स में, दोनों जो कोस्टल लाइंस हैं उनमें फर्क दिखाई पड़ रहा है। अब ये फर्क क्यों दिखाई पड़ता है अगर असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। आपको मालूम होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेन पड़ती है तो बहुत ज़्यादा जगहों पर छोटे छोटे पानी के जो सोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एम्फीबियंस को ग्रो करने के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ये ईजिली यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। थर्ड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी जो है दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम के लेवल पर जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब किसी एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उसी के प्रोपोर्शनल होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। किसी एरिया में मिलने वाले अलग अलग तरह के इकोसिस्टम या फिर हैबिटाट्स कितने सारे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं, इंडिया की एक कंपेयर की गई है नॉर्वे के साथ में। अब आपको मालूम है इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ज़्यादातर इसका भाग जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। नॉर्वे एक टेम्परेट कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। यूरोप के बगल में 3 कंट्रीज को मिला करके हम स्कैंडिनेवियन कंट्री बुलाते हैं। इंडिया के पास में कई अलग तरह के इकोसिस्टम है। इंडिया के पास में डेजर्ट भी मिलता है, रेन फॉरेस्ट भी मिलता है, मैंग्रोव्स भी मिलते हैं, कोरल रूफ्स भी मिलते हैं, वेटलैंड्स भी मिलते हैं, एस्चुरीज भी मिलती हैं, एल्पाइन मिडोज भी मिलते हैं। अलग अलग जगहों पे इंडिया में अलग अलग तरह का इकोसिस्टम मिलता है। वहीं पे अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे एक छोटा सा कंट्री है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट हैबिटाट मिलते हैं, इसीलिए इंडिया की जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से कई गुना ज़्यादा मानी जाएगी। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी और उसके टाइप्स। हमें जो फोकस रहता है हमारा हमेशा डाइवर्सिटी में, वो स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि स्पीसीज लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को इजीली काउंट किया जा सकता है, ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करना। अब हम बात करने वाले स्पीसीज डाइवर्सिटी पूरे अर्थ पर कितनी है। फिर अर्थ और इंडिया का हम कंपेयर करने वाले हैं डाटा कि भाई अर्थ में टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी, इंडिया के ऊपर में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अर्थ एंड इंडिया। टोटल अर्थ पे कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है और उसको हम इंडियन स्पीसीज डाइवर्सिटी से कंपेयर भी करने वाले हैं। ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी का डेटा है वो प्रोड्यूस करता है IUCN, एक एजेंसी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हर 10 साल में लगभग अपना डाटा पब्लिश करती है। जो NCERT में डाटा दिया हुआ है वो 2004 का डाटा दिया हुआ है, तो काफ़ी पुराना डाटा है, लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे। इस डाटा के अकॉर्डिंग धरती पर जितने नॉन ऑर्गेनिज्म हैं जिनका साइंटिफिक डेटा हमारे पास मौजूद है, वो नॉन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो टोटल स्पीसीज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन, लगभग कुछ 1.5 मिलियन। ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेटा है, मतलब ये नोन डेटा है, जिसको हम रिकॉर्डेड डेटा की बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करी जाए तो आज के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि धरती पर बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए पूरी तरह से। तो जब हम उनको एक्सप्लोर करेंगे तो नई स्पीसीज और डिस्कवर की जाएंगी। इसका मतलब धरती पे अभी पूरी तरह से कितनी स्पीसीज मौजूद हैं इसका डाटा हमारे पास कंप्लीटली नहीं है। फिर भी कई सारे साइंटिफिक गेस हैं जो साइंटिफिक अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऐसा अज्यूम करते हैं कि इतने स्पीसीज और अभी बचे होंगे डिस्कवर करने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना रिकॉर्ड, अपना डाटा अजम्पशन प्लेस कर रखा है। अब ये जितने भी साइंटिफिक अजम्पशन है जो हमें टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं कि अर्थ पर टोटल कितनी स्पीसीज होनी चाहिए, वो एक पर्टिकुलर फैक्ट पे बेस्ड है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है ना वो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। अगर आपने अर्थ का लैटिट्यूड पढ़ा होगा सारा, तो अर्थ के पास में 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ लैटिट्यूड और बीच में ये इक्वेटर। ऊपर वाले रीजन को अगर हम टेम्परेट रीजन मान लें, ये जो है हमारा टेम्परेट रीजन है, ये भी टेम्परेट रीजन है जो ठंडे एरियाज हैं, और ये वाला रीजन है होता है ट्रॉपिकल। ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर डाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज। इसको हम आगे और अच्छे से कवर करेंगे जब हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी किस पैटर्न में किस तरह से अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज। तो किसी भी अजम्पशन को बनाने के लिए, किसी भी अजम्पशन को बनाते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया का जो डिफरेंस है, स्पीसीज डिफरेंस, वो कंपेयर करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के नहीं चल सकते हैं। अब साइंटिस्ट करते क्या है, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं कि भाई एक इंसेक्ट ग्रुप उठा लेते हैं, कोई भी एक इंसेक्ट ग्रुप उठा लेते हैं।
ऐसा इंसेक्ट ग्रुप उठाते हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया गया है पहले, जिसकी स्टडी प्रॉपरली की गई है, और ऐसा इंसेक्ट ग्रुप जो टेम्परेट एरियाज और ट्रॉपिकल एरियाज दोनों में मिलता हो। एक ऐसा इंसेक्ट ग्रुप जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अर्थ में ट्रॉपिकल एरियाज और टेम्परेट एरियाज दोनों में पाया जाता हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि भाई अर्थ में इसका ट्रॉपिकल एरियाज में ये कितना ज़्यादा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू टेम्परेट एरियाज। देखो ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, टेम्परेट एरियाज में कंपैरेटिवली कम प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो पूरे धरती पर ये इंसेक्ट ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर में हम उस डिफरेंस को अज्यूम करेंगे बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। इसके बाद में हम इसका एक कर्व बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाएंगे इक्वेटर मतलब टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज को लेकर के। जब वो ग्राफ हमारा बन जाएगा तो उस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। जो ग्राफ हमने इस पर्टिकुलर इंसेक्ट पॉपुलेशन के लिए बनाया है, जो ग्राफ हमने इस इंसेक्ट के लिए बनाया है, उसको हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट, उसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, उसको बाकी एनिमल्स के ऊपर में, बाकी प्लांट ग्रुप्स के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। एक्स्ट्रापोलेट इट फॉर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि टोटल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स पूरे अर्थ पर कितने होने चाहिए। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड है, ये बस आपको बेसिक ओवरव्यू दिया गया है, जिसमें साइंटिफिक कभी भी अजम्पशन बनाएंगे तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज के बीच में स्पीसीज डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखने वाले हैं। ऐसे अजम्पशन अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिफरेंट अजम्पशन दिए, जिसमें से कुछ अजम्पशन इतने एक्सट्रीम है कि वो बताते हैं कि अर्थ पर टोटल बायोडाइवर्सिटी नंबर ऑफ स्पीसीज 20 से लेकर 50 मिलियन तक होनी चाहिए। ये काफ़ी एक्सट्रीम एस्टिमेट है, क्योंकि अगर आज के टाइम पर हम देखें तो जितने डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिलियन है, लेकिन इन्होंने टोटल नंबर को कहाँ पे प्लेस किया है, 20 to 50 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं। लेकिन जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड एस्टिमेट है वो रॉबर्ट मे का साइंटिफिक एंड मोर कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो रॉबर्ट मे का एक एस्टिमेट है, जो ये बोलता है कि अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी 7 मिलियन तक होनी चाहिए। अच्छा, अभी जितने हमने डिस्कवर किए हैं वो कितने, 1.5 मिलियन। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे कि टोटल अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म होने चाहिए उसके सिर्फ और सिर्फ अभी तक 22% डिस्कवर हुए। उसके अभी तक कितने डिस्कवर हुए, 22%। बाकी जो बचे हुए 78% अभी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साइंटिफिक एस्टिमेट, जो अर्थ पर मिलने वाली, अर्थ पर पॉसिबल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल स्पीसीज कितनी हो सकती हैं उसके बारे में साइंटिफिक एस्टिमेट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई जो डाइवर्सिटी है वो हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप या फिर हर एक अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर नहीं है। चाहे हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी प्लांट्स की डाइवर्सिटी से अलग है। एनिमल्स के भी अंदर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, तो दोनों की डाइवर्सिटी अलग है। अलग अलग टाइप के वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी एक दूसरे से अलग होती है। मतलब हर एक लेवल पर, हर एक डिफरेंट एनिमल ग्रुप में, हर एक डिफरेंट प्लांट ग्रुप में डाइवर्सिटी जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हम पूरे अर्थ की डाइवर्सिटी को 100% मान लें, अगर हम पूरे अर्थ की डाइवर्सिटी को क्या मान लें, 100%, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हम कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। तो इसमें से कुछ प्लांट्स होंगे और कुछ क्या होंगे, एनिमल्स। 100% के 70% एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं और प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ 30% हैं। तो अर्थ पर जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसका 70% एनिमल है और सिर्फ, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती करी है, 22% प्लांट्स। अब आप बोलेंगे सर ये तो मिला करके 100 हो ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोटोजोआ जो बाकी ऑर्गेनिज्म बच गए हैं, जो हमारे पास में प्रोटिस्टा है, ये सारे ऑर्गेनिज्म है, उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
प्लांट्स और एनिमल्स का डाइवर्सिटी जो है वो 22% है यहाँ पे। अब एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। जो लोअर एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स, और हायर एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो आपने ये एनिमल क्लासिफिकेशन के दौरान भी पढ़ा होगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में दो ग्रुप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जिनके अंदर इंसेक्ट्स काउंट होते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसेक्ट धरती पर मिलने वाले सबसे अबंडेंट एनिमल्स हैं। अगर हम एनिमल्स को कंपेयर करें तो धरती पर जो सबसे अबंडेंट एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट किस फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के अलावा मोलस्का, जिसमें ऑक्टोपस भी आता है, मोलस्का सेकंड मोस्ट अबंडेंट फाइलम है। तो आर्थ्रोपोड मोलस्का काफी ज्यादा अबंडेंट है एनिमल्स के अगर हम बात करें। इनफैक्ट अगर हम इंसेक्ट की ही बात करते हैं तो टोटल एनिमल्स का 70%, जितने भी एनिमल्स हैं उनका 70% आज की टाइम पे इंसेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उनका 70% इंसेक्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी जब हम बोलते हैं तो प्लांट्स में हम किन किन को काउंट करते हैं? प्लांट्स के अंदर में हम काउंट कर रहे हैं एल्गी को, फंजाई को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा यानी फर्न, ब्रायोफाइटा यानी कि मॉस, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। तो ये सारे हम प्लांट्स के अंदर काउंट कर रहे हैं। ये सब मिलाकर के 22% बनता है टोटल स्पीसीज। कुछ स्पेशल डेटा अगर हम ध्यान रखें तो वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंसेक्ट्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास एंट की बात की जाए, जैसे हमने बताया कि भाई अलग अलग तरह की स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट अवेलेबल है, तो एंट्स की बात करें तो 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स प्रेजेंट है धरती पर, 20,000 चींटियों की स्पीसीज। अगर बीटल्स की बात करें, जो बीटल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, 3 लाख स्पीसीज प्रेजेंट हैं बीटल्स की। अगर ऑर्किड्स जो प्लांट है, ऑर्किड सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, 20,000 टाइप के स्पीसीज हैं ऑर्किड्स प्लांट, जो कि एक तरह का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो धरती पर ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जिनका स्पीसीज नंबर कंपैरेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कुछ पाई चार्ट्स दिए हुए हैं जहां पे आपको और इजीली पैटर्न समझ में आएगा कि अलग अलग फाइलम, अलग अलग एनिमल ग्रुप्स, अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के अंदर में कैसे डाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पर भी डाइवर्सिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ ग्रुप्स में ज्यादा स्पीसीज हैं और कुछ ग्रुप्स में कम स्पीसीज हैं। जहां पे पहले अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, हम एनिमल्स से स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स। दोनों को पाई चार्ट की फॉर्म में उनके फर्दर जो उनके अंदर में डाइवर्सिटी है उसको समझाया गया है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर में अगर हम 360 इस पूरे पाई को 100% इनवर्टिब्रेट्स मान लें तो टोटल का बहुत बड़ा परसेंटेज इंसेक्ट को जाता है। इंसेक्ट जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का या पूरे एनिमल्स का भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इंसेक्ट्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है मॉलस्का। मॉलस्का भी सेकंड मोस्ट अबंडेंट फाइलम होता है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। एक और एग्जांपल दिया हुआ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया और कुछ नहीं होता, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को हम बोलते हैं क्रस्टेशिया। तो एक्चुअल में ये भी आर्थ्रोपोड्स ही हैं। दीज आर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। लास्ट है अदर ग्रुप्स। तो जो भी अदर ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर में आ जाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि इंसेक्ट, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स, यही मिलकर के इनवर्टिब्रेट्स का एक बहुत बड़ा फ्रेगमेंट बना रहे होते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप हैं: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। सबसे ज्यादा इनमें से फिश अबंडेंट होती है। अगर हम आधे की बात करें तो वो तो फिश के पास होता है। बाकी सब
ऑलमोस्ट लगभग बराबर रहते हैं। जैसे अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें और मैमल्स की बात करें, तो इन सब में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है? फिश। प्लांट्स के अंदर में डिफरेंट टाइप के प्लांट डाइवर्सिटी को भी पाई चार्ट में शो किया गया है एनसीईआरटी में। अगर प्लांट्स के अंदर में हम किन किन को काउंट कर रहे हैं, एल्गी को काउंट करेंगे, फंजाई को काउंट करेंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न हो गया, मॉस हो गया, इन सबको हम काउंट करने वाले हैं। तो अगर प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर में फंजाई और एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। एक तरफ फंजाई बहुत अबंडेंट है और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो दे आर वेरी अबंडेंट। बचे हुए मेंबर्स में मॉस, फर्न, मॉस यानी कि ब्रायोफाइटा, फर्न यानी कि टेरिडोफाइटा। एल्गी की अगर हम बात करें तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और लाइकन जो कि कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप्स में। प्लांट्स के अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और उनकी डाइवर्सिटी कैसी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। अगर एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो फंजाई की जो नंबर है ना, टोटल धरती पे फंजाई का बहुत सारा नंबर है। अगर हम फंजाई के नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, अकेले फंजाई का नंबर ऑफ स्पीसीज, जितने भी हमारे पास में फिश की स्पीसीज हैं, प्लस एम्फीबियन की स्पीसीज हैं, प्लस रेप्टाइल की स्पीसीज हैं, प्लस मैमल्स की स्पीसीज हैं, तो सबको मिलाकर के भी जो फंजाई का नंबर ऑफ स्पीसीज है वो बड़ा निकल करके आएगा। तो आप देख सकते हैं फंजाई ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है देन फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स कंबाइंड टुगेदर। तो इससे पता लगता है कि कुछ ग्रुप्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट है, और कुछ ग्रुप्स हैं जो कम प्रेजेंट है, कम धरती पर उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हमने यहाँ पर अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, अर्थ पर कितने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो समझा। अर्थ के बाद में हमें अर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशनल स्पीसीज डाइवर्सिटी समझनी है। इंडिया भी तो एक अलग कंट्री है, एक अलग इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडिया में कैसी बायोडाइवर्सिटी है, हमें उसको कंपेयर करना है वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इंडियन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर दुनिया में जितनी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जितनी भी स्पीसीज है, उसका 8.1% शेयर इंडिया में रहता है। इन इंडिया पूरी स्पीसीज का जो पूरे वर्ल्ड में है उसका 8.1% कहाँ पे है? इंडिया के अंदर में। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा स्पीसीज परसेंटेज दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इंडिया को वन ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, जो एक टर्म है, एक कलेक्शन ऑफ कंट्रीज है जिनको हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कह करके बुलाते हैं, इस ग्रुप के अंदर इंडिया को काउंट किया जाता है। अब इंडिया के पास में इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इंडिया का जो लैंड एरिया का शेयर है, अगर हम पूरे अर्थ का जो भी लैंड एरिया है उसमें से इंडिया का जो लैंड एरिया परसेंटेज वाइज आपको बताएं तो इंडिया के पास में पूरे धरती का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया है। मतलब बहुत सिग्निफिकेंट एरिया तो नहीं है, लेकिन अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो 8.1% स्पीसीज डाइवर्सिटी अर्थ पर जो एग्जिस्ट करती है वो इंडिया में पाई जाती है। इंडिया का शेयर इतना बड़ा परसेंटेज है। अब इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज की बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंस की बात करें, तो प्लांट्स जो पाए जाते हैं वो लगभग 45,000 के अराउंड प्लांट्स हैं, और इसके डबल यानी कि 90,000 या अराउंड इस नंबर के डबल एनिमल स्पीसीज इंडिया में दिखाई पड़ती हैं। ये अभी का रिकॉर्डेड डेटा है। जैसा हमने बताया था कि भाई टोटल स्पीसीज किसी भी एरिया में अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं है, आगे चल करके उनको डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो इसके लिए हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट था, रॉबर्ट मे ने क्या बताया था कि अभी तक अर्थ पे सिर्फ 22% जो स्पीसीज हैं जिनको डिस्कवर किया गया है। तो अगर हम सेम डेटा को इंडिया पर अप्लाई करें कि इंडिया के अंदर में अभी सिर्फ 22% स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, बची हुई 78% बाकी है, तो इसका मतलब इंडिया में अभी भी 1 लाख मोर प्लांट स्पीसीज, कितने प्लांट्स और मिलने चाहिए? 1 लाख और ज़्यादा प्लांट स्पीसीज, और कम से कम 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी और डिस्कवर होना बाकी हैं
3 लाख एनिमल स्पीसीज और डिस्कवर होना भी बाकी है। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री इंडिया मानी जाती है। अब ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अभी तक हम बता रहे हैं, चाहे हम वर्ल्ड स्केल पे बताएं चाहे हम इंडियन स्केल पे बताएं, तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमने अभी तक बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को, बैक्टीरिया की कितनी स्पीसीज अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है, उसको हम इन डेटा में अभी तक इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्योंकि जो कन्वेंशनल आइडियाज हैं, भाई स्पीसीज किसको बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको माना जाता है, वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल पे अप्लाई होता ही नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या फिर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके ऊपर में क्लासिकल बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लगती ही नहीं है। अगर हम क्लासिकल बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को इनके ऊपर लगाने जाएंगे तो ये फेल हो जाता है। अगर क्लासिकल नहीं लगा सकते तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताओ। भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम बैक्टीरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? उनके बायोकेमिकल नेचर पे। अलग अलग बैक्टीरिया जिनका केमिकल नेचर, जिनके अंदर में मिलने वाले केमिकल्स डिफरेंट हैं, उनको एक अलग स्पीसीज अगर हम माने, बायोकेमिकल मोड पे अगर हम उनको क्लासीफाई करें, उनको क्लास डिवाइड करें, तो उस मेथड पे डिवाइड करने पे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ प्रोकैरियोट्स की स्पीसीज मिलियंस में चली जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे कभी भी केमिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोकेमिकल डाइवर्सिटी को अपना आधार बनाते हैं प्रोकैरियोट्स को डिवाइड करने के लिए, तो इनकी स्पीसीज अकेले ही मिलियंस में चली जाएगी। तो आज के टाइम पर भी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर आइडिया नहीं है बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को, प्रोकैरियोट्स की स्पीसीज को इंक्लूड कर सके। तो अभी तक हम इनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी समझ लिया है। बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर में कितनी है, इंडिया में कितनी है, ये समझ लिया। अब हमें बायोडाइवर्सिटी का जो डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करती है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पूरे अर्थ पर एक जैसी या यूनिफॉर्म नहीं रहती है। अलग अलग जगह पर डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है और इसके डिफरेंस में हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करती है डाइवर्सिटी। इन्हीं पैटर्न्स के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का वो है लैटिट्यूडनल पैटर्न। तो बायोडाइवर्सिटी का लैटिट्यूडनल पैटर्न, लैटिट्यूडनल पैटर्न लैटिट्यूड क्या होता है? अर्थ के ऊपर में हम अर्थ के जो डिफरेंट एरियाज है ना, उनको इक्वेटर के बेसिस पर, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में वो कितना एंगल बना रहे हैं उसके बिहाफ पे दो इंपॉर्टेंट रीजन में डिवाइड करते हैं। ये सबसे बीच वाली सेंटर वाली लाइन इक्वेटर है। इक्वेटर से एक पर्टिकुलर एरिया कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसको बोलते हैं पोल। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है और नीचे की साइड हमारे पास में साउथ पोल है जो कि 90 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है। ऐसे ही ट्रॉपिक और टेम्परेट एरियाज होते हैं। जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसका लैटिट्यूडनल रेंज होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो एरिया हमें मिलता है दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। और जो उसके ऊपर एरिया मिलता है, मतलब इस लैटिट्यूड रेंज के नॉर्थ साइड या साउथ साइड, उसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो ये हो जाता है हमारे पास में टेम्परेट रीजन। इधर भी हमारे पास में टेम्परेट रीजन। अब जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ या फिर ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट एरिया में मूवमेंट करता है कोई, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज होती है। जनरली ये देखा जाता है कि ट्रॉपिक्स के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और जब हम टेम्परेट एरिया की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। ये एक जनरल पैटर्न है। ज़्यादातर स्पीसीज सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जो टेम्परेट एरिया में ही अडेप्टेड हैं, तो उनके लिए वो चेंज हो जाता है। बाकी ज़्यादातर स्पीसीज सेम ऑर्डर को फॉलो कर रही होती हैं। अब इस लैटिट्यूडनल पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि ट्रॉपिकल एरिया से जब हम टेम्परेट की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज कम होती है। जिसमें हमारे पास
बर्ड स्पीसीज को एज अ रेफरेंस यूज किया गया है। भाई बर्ड्स की कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज एक एरिया में प्रेजेंट है उसको एज अ रेफरेंस यहाँ पर यूज किया गया है। और कुछ एग्जाम्पल एरियाज यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जो नियर इक्वेटर लाई करती है। ठीक है, इक्वेटर मतलब इसका लैटिट्यूड क्या है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री, बिल्कुल इक्वेटर पे प्रेजेंट है, तो एंगल ये नहीं बनाता, लैटिट्यूड इसका 0 रहता है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, ये एक सिटी दी हुई है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक सिटी है और इसका लैटिट्यूड कितना है, 41 डिग्री नॉर्थ। 41 डिग्री नॉर्थ मतलब 23.5 नॉर्थ से तो ऊपर होगा, कहीं यहाँ पर आएगा, तो मतलब टेम्परेट एरिया में लाई करता है। ग्रीनलैंड, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 71 डिग्री नॉर्थ पर लाई करता है। अब आप देखना यहाँ पे हम इक्वेटर से दूर मूव कर रहे हैं, लैटिट्यूड लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है यहाँ पर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, आप समझना, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स कोलंबिया में 1400 है, न्यूयॉर्क सिटी में 105 और ग्रीनलैंड के अंदर में 56। तो इस तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर में डिफरेंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इंडिया का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंडिया जो है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूड मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। वैसे इंडिया दोनों पार्ट्स में पड़ता है, कुछ पार्ट उसका टेम्परेट में और कुछ पार्ट उसका ट्रॉपिक्स में, लेकिन अगर मेजरली देखा जाए तो ज़्यादातर जो हिस्सा है इंडिया का वो ट्रॉपिक्स में पड़ता है। इसीलिए इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी भी, बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, 1200 बर्ड स्पीसीज यहाँ पर मिलती हैं। तो इस बर्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी को देख के आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। ये सिर्फ प्लांट्स की ये सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, प्लांट डाइवर्सिटी भी सेम ऑर्डर को फॉलो करती है। अगर हम किसी प्लांट स्पीसीज या फिर प्लांट ग्रुप की डाइवर्सिटी टेम्परेट एरिया में पढ़ रहे हैं और सेम प्लांट ग्रुप की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरियाज में पढ़ रहे हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज में उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा निकल करके आती है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास में 2 फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट नंबर ए और फॉरेस्ट बी। ये 2 फॉरेस्ट हमारे पास में, ये ए फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है मान लो, और ये जो बी फॉरेस्ट है ये टेम्परेट एरिया में लाई करता है। इन दोनों का सर्फ एरिया जो है वो बराबर है। इसका एरिया ए फॉरेस्ट का और बी फॉरेस्ट का एरिया बराबर है। भले से इन फॉरेस्ट का एरिया बराबर है, अलग अलग रीजन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वस्कुलर प्लांट यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अगर हम वस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी देखें तो वस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी इस फॉरेस्ट ए में 10x होगी और इस फॉरेस्ट में सिर्फ 1x होगी। मतलब 10 गुना ज़्यादा वस्कुलर स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, अगर सेम एरिया के फॉरेस्ट को हम दोनों जगहों पर कंपेयर करें। टेम्परेट एरिया में भी सेम एरिया के फॉरेस्ट को और ट्रॉपिकल एरिया में भी सेम एरिया के फॉरेस्ट को कंपेयर करेंगे तो यही चीज़ें मिलेंगी। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई जैसे जैसे एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी सेम ऑर्डर को फॉलो करती है और प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी यही पैटर्न फॉलो कर रही होती है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम है हमारे अर्थ पर, वो ट्रॉपिक्स के अंदर ही लाई करते हैं या ट्रॉपिक्स के आसपास लाई करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, जो हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी वाला फॉरेस्ट है, दैट इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। सबने नाम सुना होगा, धरती का लंग्स बोला जाता है, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट। अब अगर इस अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो कहाँ पे लाई करता है ये साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील का और बहुत सारा हिस्सा अदर कंट्रीज़ का भी ऑक्यूपाई करता है। ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये भी मेजरली ट्रॉपिकल एरियाज़ में लाई करता है। अगर इसका लैटिट्यूड देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही इसका मेजर पोर्शन लाई करता है। ये धरती का सबसे ज़्यादा अबंडेंस या सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम है, जहाँ पे अगर हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40,000 प्लांट स्पीसीज़ पाई जाती हैं। अगर मछलियों की बात करें तो यहाँ पे 3,000 मछली स्पीसीज़ या फिश स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। अगर बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 1300 बर्ड्स स्पीसीज़
मैमल्स की बात करें, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स 427 मैमल्स अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। एम्फीबियन लाइफ की बात करें तो ये भी 427 एम्फीबियन स्पीसीज। रेप्टाइल्स की बात करें, जो हमारे स्नेक और क्रोकोडाइल्स इसमें आएंगे, तो 378 स्पीसीज रेप्टाइल्स की देखने को मिलेंगे। ये तो हमने वर्टिब्रेट्स की बात की है, जितने भी ये हमने यहाँ पर लिए हैं, दीज आर वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जो लोअर एनिमल ग्रुप्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस फॉरेस्ट में, अकेले इस फॉरेस्ट में लगभग 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप में प्लांट लाइफ कितनी ज़्यादा है, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कितने सारे प्रेजेंट हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कितने सारे प्रेजेंट हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें इंसेक्ट की, क्योंकि इंसेक्ट सारे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है किसी भी एरिया में, अगर इंसेक्ट्स की ही बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी के टाइम पर भी लगभग 2 मिलियन ऐसे इंसेक्ट हैं जिनको डिस्कवर होना अभी बाकी है। 2 मिलियन स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड। तो आप देख सकते कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला रीजन, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला इकोसिस्टम ये माना जाएगा, कि इसके अंदर में हर तरह का टेक्सोनॉमिक ग्रुप बहुत अबंडेंस के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके रीज़न की। जैसा हमने अपना लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जब हम ट्रॉपिक से टेम्परेट एरिया में मूव करते हैं या फिर लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ मूव करते हैं, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो रही है। पर इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसी स्पेशल बात है, क्या ऐसी स्पेशल कंडीशन है ट्रॉपिक्स के अंदर में जो टेम्परेट एरियाज में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है लेकिन ट्रॉपिक्स में ज़्यादा है? तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स और रीज़न फॉर हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर में स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, उसका क्या रीज़न है, यह हमें यहाँ पे समझना है। देखो, इसको 3 पॉइंट में समझाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबल इवोल्यूशनरी टाइम। स्टेबल इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब होता है नई स्पीसीज का क्रिएशन। अर्थ के ऊपर नेचुरली नई स्पीसीज डेवलप करती हैं, लेकिन ये स्पीसिएशन जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों साल में कुछ स्पीसीज नई इवॉल्व होती हैं। अगर स्पीसिएशन सक्सेसफुल होना है तो जरूरी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबल एनवायरनमेंट, स्टेबल इकोसिस्टम मेंटेन रहे। अब अगर हम इस स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज जनरली मोर स्टेबल रहे हैं। पास्ट में, धरती का जो पास्ट है, हिस्ट्री रही है, वहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज ज़्यादा स्टेबल टाइम दिखाते। जबकि अगर हम टेम्परेट एरियाज की बात करें तो टेम्परेट एरियाज में लगातार कुछ पर्टिकुलर 1000 लाख साल बाद ग्लेशिएशन वाली कंडीशन बनती है। ग्लेशिएशन कंडीशन यानी कि जहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर या फिर अर्थ ग्लोबल कूलिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे टेम्परेट एरियाज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। फिर इसके बाद में साइकिल आता है ग्लोबल वार्मिंग का, जहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल आती है जहाँ पे ग्लोबल कूलिंग होता है, जिसको हम ग्लेशिएशन टाइम बोलते हैं। तो टेम्परेट एरियाज में लगातार ग्लेशियर्स बनते रहते हैं और पिघलते रहते हैं, मतलब उनका ठंड जो है वो कई लाखों, कुछ लाखों सालों में चेंज होता रहता है। इसको बोलते हैं ग्लेशिएशन टाइम, ग्लेशिएशन पीरियड। टेम्परेट एरियाज में लगातार कई बार अर्थ की हिस्ट्री में ग्लेशिएशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कुछ हजार सालों, कुछ लाखों सालों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से स्पीसीज को इवॉल्व होने के लिए एक स्टेबल टाइम नहीं मिल पाता। जबकि ट्रॉपिकल एरियाज इतना ज़्यादा वेरिएशन अपने अंदर में नहीं शो करती। तो जब इस स्टेबल टाइम किसी स्पीसीज को मिलता है तो वो तेजी से वहाँ पर स्पीसीज, नई स्पीसीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड जो रीज़न हमें देखना है, दैट इज मोर लेस सीजनल
क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एरियाज का जो क्लाइमेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा कांस्टेंट है। रिलेटिवली ज़्यादा कांस्टेंट है मतलब उसके अंदर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन साल दर साल नहीं आता, वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है। जबकि अगर हम टेम्परेट एरियाज़ की बात करें तो टेम्परेट एरियाज़ में कई बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, वहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट है वहाँ का। किसी भी साल बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, माइनस में -40 तक टेम्परेचर चला जाता है कुछ टेम्परेट एरियाज़ में। तो वहाँ का रिलेटिव क्लाइमेट जो है वो बहुत स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जबकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्लाइमेट क्या है, कांस्टेंट क्लाइमेट मिलता है। एक और रीज़न माना जाता है सनलाइट अवेलेबिलिटी को लेकर के। अब क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज सनलाइट डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ती हैं ट्रॉपिकल एरियाज पे, जबकि टेम्परेट एरियाज पे सनलाइट स्लांटिंग पड़ती हैं, है ना, डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में नहीं पड़ती। तो इसी वजह से सनलाइट की अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सनलाइट अवेलेबिलिटी ज़्यादा दिखाई पड़ती है ट्रॉपिकल एरियाज में। अब ज़्यादा सनलाइट से क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा सनलाइट से माना जाता है कि प्लांट प्रोडक्शन बढ़ता है। भाई अगर ज़्यादा सनलाइट है तो बायोमास का प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्लांट प्रोडक्शन ही तो आगे चल करके एनिमल्स लाइफ को सपोर्ट करता है। कोई भी एनिमल किस पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए? प्लांट पे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो अगर सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है कि ये भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर है ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए। क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा सनलाइट मिलती है, इससे बायोमास ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा बायोमास एक लंबे टाइम तक ऐसा माना जाता है कि इनडायरेक्टली स्पीसिएशन को सपोर्ट करता है, ज़्यादा स्पीसीज को सपोर्ट कर पाता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी टेम्परेट एरियाज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज मिल रही हैं। जब हम एरिया ऑफ को बढ़ाते जाएं, अगर हम लगातार एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है भाई, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़नी चाहिए, लेकिन कब तक बढ़नी चाहिए? क्या इसकी कोई लिमिट है? एक पर्टिकुलर एरिया के बाद में क्या ये स्टॉप हो जाएगा बढ़ना, या फिर ये लगातार बढ़ता रहेगा? इसी जो हमारे पास में कैलकुलेशन आती है, इसी रिप्रेजेंटेशन को बुलाया जाता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो हमारा टॉपिक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप सबसे पहली बार इक्वेशन की फॉर्म में या फिर प्रॉपर एक मेथड की फॉर्म में डेवलप किया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट यानी जो नेचुरल फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर में जो फिनोमिनन ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको ऑब्जर्व करके जो राइट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरलिस्ट। तो ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या देखा कि जब हम किसी भी एरिया में या फिर किसी भी इकोसिस्टम में लगातार एरिया को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो पाई जाती हैं, नंबर ऑफ यूनिक स्पीसीज, नई नई स्पीसीज जो पाई जाती हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर एरिया तक बढ़ती जाती हैं। लेकिन फिर उस पर्टिकुलर एरिया पे रीच करने के बाद में, पहुंच जाने के बाद में, उसके बाद में नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज नहीं होती, नंबर ऑफ स्पीसीज स्टेबलाइज हो जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जब भी हम एरिया इंक्रीज करते जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग एरिया the number of species increase but up to a limit। एक लिमिट तक ही इंक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। और जब हम इस को एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ हमें कैसा दिखाई पड़ेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे कि अगर हम यहां पे बनाएं, वाई एक्सिस पे हमने स्पीसीज की रिचनेस लिखा है, स्पीसीज रिचनेस, कितनी स्पीसीज मिल रही हैं वो लिखा है। नीचे की तरफ एरिया।
अब जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो पहले तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद में ये इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है इसका शेप क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हमको दिखने वाला है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हमेशा ये ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखो, जब इस एरिया को हमने इनिशियली बढ़ा रहे तो स्पीसीज लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एरिया पर पहुंचने के बाद में स्पीसीज इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, इस ग्राफ को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, जहां पर ये S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये S रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज रिचनेस। ये जो S है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज रिचनेस। ये जो A है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो दोनों कर्व वाली जो एक्सपोनेंट्स हैं, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, एक्सेस, x एक्सेस और y एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। C की बात करें तो C रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। जिस पॉइंट पे ये ग्राफ, ये कर्व y एक्सेस को कट करता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि जो z है ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं एक कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, या फिर इसका एक और नाम दिया जाता है स्लोप। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, जब हम जो लाइन बना रहे हैं, जो ग्राफ बना रहे हैं, इसके स्लोप को ये एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब ये जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आया है, इसको स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लें, मतलब इस इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लें, तो ये सेम इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोगैरिथमिक स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉग लॉग स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। उस टाइम पर इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग ऑफ A। तो ये लोगैरिथमिक स्केल पे सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम लोगैरिथमिक इक्वेशन में बनाते हैं तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन से। इस इक्वेशन को बनाने का फायदा क्या है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सकती है। तो सेम इक्वेशन जो हमें यहाँ पे मिल रही थी, इसको हमने लॉग की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन अब हमको मिलेगी कुछ इस तरह की। ये यहाँ पे इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप है z। ये हो गया हमारे पास इसका लाइन। अब बात करते हैं इस z की वैल्यू का। ये हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, इस वैल्यू को बनाया है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट z की वैल्यू कहाँ पर लाई करती है, अगर हम z की वैल्यू बोले तो ये z की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है या फिर कहाँ तक हो सकती है। तो जब हम स्टडी किया, जब इस z वैल्यू को स्टडी किया जाता है, डिफरेंट एरियाज को स्टडी किया जाता है, डिफरेंट स्पीसीज के रिगार्डिंग स्टडी किया जाता है, तो ये पाया गया कि z की वैल्यू जर्नली 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करती है। चाहे हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ग्रुप ऑफ स्पीसीज को स्टडी कर लें, ज़्यादातर टाइम ये जो z की वैल्यू आएगी ये किसके बीच में आएगी, 0.1 से 0.2 के बीच में आ रही होती है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सा। आप किसी भी टेक्सा को पढ़ सकते हैं, किसी भी टेक्सॉन को पढ़ सकते हैं, सेम यही वैल्यू वहां पर मिल रही होती है। क्या इसमें कहीं पे एक्सेप्शन दिखाई पड़ता है? बिल्कुल, इसका एक्सेप्शन दिखाई पड़ता है जब हम एक बहुत बड़े एरिया को स्टडी करने जाते हैं। अगर हम बहुत ही बड़े एरिया को स्टडी करने जाएं, जैसे कि एक एंटायर कॉन्टिनेंट, एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम पढ़ते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट आपको पता है बहुत बड़ा एरिया होता है। तो उस टाइम पर जो z की वैल्यू होती है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे अगर हम बताएं 0.6 टू 1.2, तो जब हम बहुत बड़े एरिया जैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने लगते हैं तो फिर इस z की वैल्यू ज़्यादा आती है। z की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब है कि जो स्लोप होगा वो मोर स्टीप हो जाएगा। जो स्लोप आएगा, जो लाइन आएगी वो कैसी रहेगी, स्टीप।
स्टीप यानी कि ज़्यादा एंगल पे बनेगी, उसका जो एंगल होगा वो और ज़्यादा होगा, ठीक है। वाई एक्स एक्सेस के साथ में वो और ज़्यादा स्टीपर साइड पे आएगी। मतलब अगर नॉर्मल हम इसको ऐसे बना रहे हैं तो ये जो है स्टीपर ग्राफ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें मेन बात यही है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं स्पीसीज का नंबर भी बढ़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। उसके बाद में अगर हम इस एरिया को बढ़ाते भी जाएंगे तो स्पीसीज का नंबर नहीं बढ़ता। इसके ऊपर में बेसिक न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे अभी तक यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए, लेकिन एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं ताकि बाद में अगर कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है तो उसको हैंडल कर पाए। मान लीजिए हमारे पास में जो हमने सी वैल्यू है, वाई इंटरसेप्ट, वो आपको 10 दे रखा है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हाफ दिया गया है। जो एरिया दिया गया है वो 4 यूनिट दिया गया है। और आपसे पूछा गया है सिंपल यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस। आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लिया गया, स्पीसीज रिचनेस कितना होगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको यूज करना है। स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 0.5। अच्छा, 0.5 का मतलब होता है 1.2, यानी कि स्क्वायर रूट। अगर कहीं पर भी 1/2 है इसका मतलब स्क्वायर रूट। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो इस तरह के सिंपल इक्वेशन आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से इक्वेशन में न्यूमेरिकल्स आज तक नहीं पूछे गए।